हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करवाई थी ड्यू टू द डाइपोल। कहाँ पर? एक्सियल पोजीशन पर और इक्वेटोरियल पोजीशन पर। आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे जनरल पॉइंट पर ड्यू टू द डाइपोल। साथ ही साथ में दो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाला हूँ आज, डाइपोल एट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वर्क डन बाय द डाइपोल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट सम जनरल पॉइंट। देखिए कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको चाहिए डाइपोल। तो डाइपोल क्या होता है सबको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ये बता दिया था। तो जिसने भी वो वीडियो ना देखा हो जाए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वो वीडियो को देख ले। ठीक है। डाइपोल होता है पेयर ऑफ अपोजिट चार्जेस and the distance between them is fixed. Pair of opposite charges. कैसा पेयर? Opposite charges. और इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है? फिक्स होती है। कैसी होती है? फिक्स होती है। अब हमको एक ऐसा पॉइंट कंसीडर करना है, ना वो पॉइंट एक्सियल में होना चाहिए और ना ही वो पॉइंट इक्वेटोरियल में होना चाहिए। कहीं भी हो सकता है, सिर्फ एक्सियल और इक्वेटोरियल में ना हो। ठीक है। तो वो पॉइंट हमने मिड पॉइंट से लेट कर लिया। ये पॉइंट आर डिस्टेंस पर, मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेट कर लिया। ये देखिए, तो इस पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। आर डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट लेट किया है थीटा डिग्री पर। इसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये क्या है? डाइपोल से लिया है डिस्टेंस। ये डाइपोल है ना पी, ये देखिए इस डाइपोल से। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस P को रिजॉल्व करेंगे। तो मैं लिखता हूं सबसे पहले P इज रिजॉल्व्ड, मतलब P क्या है? डाइपोल मोमेंट। P इज रिजॉल्व्ड नंबर 1 अलोंग R, और नंबर 2 नॉर्मल टू R, नॉर्मल टू R। तो अगर अलोंग R में हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो कंपोनेंट क्या कहलाएगा बच्चों? P cos थीटा। समझ में आ रहा है ना? समझिए इसको, P cos थीटा। और नॉर्मल टू R मतलब इसके नॉर्मल, इससे 90 डिग्री एंगल बनाते हुए, 90 डिग्री एंगल बनाते हुए। तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? P sin थीटा। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। अब तो आप जान ही गए डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 12। ठीक है। ये देखिए, तो ये कंपोनेंट हो गया P cos थीटा अलोंग R की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट? P cos थीटा। और नॉर्मल टू R ये कौन सा कंपोनेंट? P sin थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं। ठीक है। अब देखिए, जो अलोंग R में कंपोनेंट है P cos थीटा, R की डायरेक्शन में जो है P cos थीटा, ये कैसा है? एक्सियल है। एक्सियल, ये एक्सियल ही तो है। आर की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है P cos थीटा, ये कैसा है? एक्सियल पोजीशन है। और इसके नॉर्मल जो कंपोनेंट है, नॉर्मल जो कंपोनेंट होगा P sin थीटा, ये कैसा कंपोनेंट है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे वाला कंपोनेंट है। ठीक है। यही तो हम लोग करते थे। देखिए मैं आपको बता देता हूं, प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या बताया था, ऐसा डाइपोल एक कंसीडर किया था -q + q। ये वाली लाइन कैसी होती थी? ई एक्सियल, और यहां से मिड पॉइंट लेते थे तो ये ई इक्वेटोरियल आर डायरेक्शन पर। तो देखिए, जो अलोंग आर वाला P cos थीटा, ये कैसा है? एक्सियल पोजीशन पर है। और आर के जो परपेंडिकुलर है, नॉर्मल टू आर वाला कंपोनेंट है, ये कैसा कंपोनेंट है? इक्वेटोरियल है। ठीक है। तो इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया। अब देखिए, हम लोग ये जानते हैं क्या? वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट की थी? ये भी हमने कैलकुलेट किया था, सब कुछ मैंने कैलकुलेट किया है। एक्सियल पोजीशन कितनी निकाली थी हमको पता है, ई एक्सियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, 2p/r³। अब देखिए, अलोंग R मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पर हमें अब P नहीं लेना है, क्या लेना है? P cos थीटा लेना है, P cos थीटा अपॉन R³। इसी तरह से E इक्वेटोरियल के लिए लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
P क्या लेना है, साइन थीटा, इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, P साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। ठीक है, अब देखिए हमको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, कैसे निकालेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट, इसको मान लीजिए ई एक्सियल और इसको मान लीजिए ई इक्वेटोरियल, तो इन दोनों का रिजल्टेंट देखिए कैसे आएगा, बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये रिजल्टेंट हो गया, ई रिजल्टेंट। फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं दो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, इसको मैं नाम दे देता हूं E1, इसका नाम देता हूं E2, तो अंडर रूट में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, यहां पर थीटा कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है, आई होप ये नोट कर लिया होगा आपने। चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ई नेट, फॉर्मूला लगा देंगे ई एक्सियल प्लस ई इक्वेटोरियल प्लस 2E एक्सियल प्लस इंटू ई इक्वेटोरियल कॉस थीटा, मैंने लिख दिया फॉर्मूला आपके लिए। अब यहाँ पर थीटा कितना है 90, ये एंगल देखिए, तो यहाँ पर ई जो आएगा एक्सियल की वजह से, और थोड़ा सा बड़ा सा अंडर रूट बना देते हैं, और इक्वेटोरियल की वजह से, तो एक्सियल कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन आर क्यूब प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। ये आ गया इतनी चीज़। अब देखिए इतनी चीज़ आ गई अंडर रूट में। अब यहाँ पर हम लोग क्या ले सकते हैं बाहर, अंडर रूट के बाहर क्या ले सकते हैं, स्क्वायर करिए। अच्छा स्क्वायर करना भूल गया मैं, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर, हाँ, तो p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाहर ले लीजिए, निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, मैथमेटिक्स है। E इज इक्वल टू p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इतनी चीज़ बच जाएगी। देख लीजिए स्क्वायर करेंगे p स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा और आर क्यूब भी बाहर आ जाएगा। इतनी चीज़ बाहर आ गई, अंदर रूट में क्या बची 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको और सिंप्लीफाई कर लें, p/4 पाई एप्सिलॉन आर क्यूब, ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्योंकि इसको तोड़ लेंगे 3 cos स्क्वायर थीटा, फिर इसके बाद cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, तो फाइनली क्या बचेगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आ गई। कहाँ पर आ गई, इस पॉइंट P पर, जनरल पॉइंट पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादातर बच्चे इसको छोड़ देते हैं, तो छोड़ना नहीं है, अपने को करके आना है। अब इस फॉर्मूले में एक चीज़ देखिए आप, बहुत अच्छा, ये फॉर्मूला जो है ये एक्सियल के लिए भी कन्वर्ट हो जाएगा और इक्वेटोरियल के लिए भी कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, अगर हम लोग थीटा की वैल्यू 0 ले लें तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ थीटा इज 0, नंबर 1, थीटा इज 0 फॉर एक्सियल पोजीशन। किसके लिए, एक्सियल पोजीशन। तो अगर थीटा 0 है तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 3 + 1 कितना हुआ 4, रूट के बाहर निकालो कितना बचेगा 2, तो ई एक्सियल कितना आ गया, वही जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, 2p 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। एक्सियल के लिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और इक्वेटोरियल के लिए थीटा की वैल्यू 90। तो अगर थीटा की वैल्यू 90 हो गई तो फॉर्मूला क्या बचा, E इज इक्वल टू p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये देखिए आ गया, नहीं आ गया। तो इसी फॉर्मूले से हम लोग एक्सियल के लिए भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं और इक्वेटोरियल के लिए भी निकाल सकते हैं। तो आई थिंक ये डेरिवेशन आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा दिक्कत करता है डेरिवेशन बच्चों को। देखिए कुछ नहीं किया है हमने, P को रिजॉल्व किया है अलोंग R एंड नॉर्मल टू R। अलोंग R मतलब P cos थीटा और नॉर्मल टू R P sin थीटा। और ऑब्वियस सी बात है जो कंपोनेंट अलोंग R होगा वो एक्सियल वाला होगा और जो कंपोनेंट नॉर्मल टू R होगा वो इक्वेटोरियल वाला होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने निकाल ली और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ली।
अब उसके बाद हम लोग डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, डायरेक्शन भी कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। तो फॉर डायरेक्शन के लिए देखिए, ये एंगल यहां से मान लीजिए अल्फा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू लेंगे आप लोग E ड्यू टू इक्वेटोरियल एंड E एक्सियल, आपस में डिवाइड कर दीजिए। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड को आप डिवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन, तो फाइनली ये आएगा tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। करके देख लीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, सो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। दिस इज द एंगल। सो ये हमने डायरेक्शन के लिए भी कैलकुलेट कर लिया, tan अल्फा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा? आई थिंक ये टॉपिक समझ में आ गया होगा सबको। एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, पॉज करके एक बार फिर से देख लीजिएगा। ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट लिख दीजिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। नाउ अगला टॉपिक है, जब किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा? जब किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो क्या होगा? तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है डाइपोल केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। डाइपोल केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे और बोर्ड में भी इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। मैं करवाऊंगा सारे न्यूमेरिकल्स आपको नेक्स्ट क्लास में। तो इसके लिए में क्या ज़रूरत पड़ेगी? हमको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करनी है। देयर इज़ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करेंगे। दिस इज़ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करना है हमको? इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को लेकर के आएंगे और हम प्लेस कर देंगे। देखिए, दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, यहां पर इसके एक एंड में चार्ज होगा -q और एक एंड में चार्ज इसका होगा +q। ये देखिए डाइपोल है, और हमें सबको पता है कि डाइपोल के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 2l। ये 2l। अब देखिए होगा क्या, मैं आपको बता चुका था अपने प्रीवियस लेक्चर में। किसी चार्ज को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस चार्ज पर एक फोर्स लगेगा। ठीक है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो इस चार्ज पर फोर्स लगेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना फोर्स लगेगा? F इज इक्वल टू Q इंटू E। इफ E इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड Q इज द चार्ज, देन व्हाट इज द फोर्स एक्ट ऑन दिस चार्ज? F इज इक्वल टू QE अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अब इस -q पर कितना फोर्स लगेगा? F इज इक्वल टू QE, क्योंकि दोनों चार्जेस पर सेम फोर्स लगेगा, मैग्नीट्यूड में सेम है। तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, दोनों चार्ज पर फोर्स सेम लगेगा मैग्नीट्यूड में। लेकिन आप देखिए ये फोर्सेस की डायरेक्शंस अपोजिट हैं। ये दोनों जो फोर्स लग रहे हैं इस डाइपोल पर, ये डायरेक्शंस अपोजिट है। इसका क्या मतलब? यहां पर एक कंडीशन क्रिएट होने वाली है। वो क्या? आप लोगों को थोड़ा सा क्लास 11 का कॉन्सेप्ट रिकॉल करना पड़ेगा। जब किसी बॉडी पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते थे उसको क्या कहते थे? कपल। क्या कहते थे स्टूडेंट्स? कपल। याद आ रहा होगा कि अगर किसी बॉडी पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते थे उसको क्या कहते हैं? कपल। और उस कपल की वजह से बॉडी में क्या लगता है? टॉर्क लगता है। टॉर्क, जिससे बॉडी हमारी घूमना स्टार्ट हो जाती है, रोटेशन करना स्टार्ट कर देती है। दिस इज द टॉर्क। तो अगर किसी डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगेगा और उस टॉर्क की वजह से वो जो डाइपोल है वो हमारा रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। सो देखिए, डाइपोल एक्सपीरियंस्ड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, या ये कह सकते हैं, हाँ ठीक है, अपोजिट फोर्स। कितना फोर्स है बेटा? F इज इक्वल टू QE एंड -QE। तो नेट फोर्स कितना आया? 0 आया। ठीक है, तो अगर नेट फोर्स 0 आया है तो इस पर एक टॉर्क लगेगा, क्योंकि कपल लग रहा है ना। कपल, कपल मतलब क्या होता है? जोड़ी में फोर्स लगना। इस पर भी फोर्स लग रहा है, इस पर भी, लेकिन फोर्सेस कैसे हैं? मैग्नीट्यूड में इक्वल है। तो
कपल लगने की वजह से इस बॉडी में क्या लग रहा है, टॉर्क। कपल इज एक्ट, या लिख सकते हैं ड्यू टू द कपल ऑफ फोर्स, ड्यू टू द कपल ऑफ फोर्स टॉर्क इज एक्ट ऑन द डाइपोल। ठीक है, एंड ड्यू टू दिस टॉर्क, डाइपोल स्टार्ट्स रोटेटिंग। ठीक है, एक छोटा सा स्टेटमेंट है, ये आप लोग भी खुद लिख सकते हैं। तो ये जो टॉर्क लग रहा है, इसी टॉर्क को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये टॉर्क हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। टॉर्क एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ा हुआ है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो उस फॉर्मूले पे हम लोग जाएंगे। तो कंडीशन याद रखिएगा टॉर्क की। टॉर्क के लिए क्या जरूरी है, कपल ऑफ फोर्स। ये जो फोर्स लग रहा है ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होने चाहिए और डायरेक्शन में अपोजिट होने चाहिए। मतलब बॉडी पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो, तभी वो बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो वही कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, इसलिए इसमें क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। ठीक है, उस टॉर्क को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, बने रहिए बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल लेक्चर में कहीं मत जाइएगा, मजा आएगा आप लोगों को। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बताऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, हम वो टॉर्क निकालना चाहते हैं। सो दिस टॉर्क, फोर्स कितना लग रहा है, QE, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नाउ ये डिस्टेंस कितनी होगी, देखिए अगर ये डिस्टेंस 2L है, इसको मैं O मान लूं, इसको मैं B मान लूं, तो ये OB डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करनी। कैसे निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब OB अपॉन 2L। नाउ दिस OB इज इक्वल टू व्हाट, 2L साइन थीटा। सो टॉर्क इज इक्वल टू Q इंटू E, 2L साइन थीटा। अब देखिए 2QL क्या बन गया, ये P बन गया, दैट इज अ डाइपोल मोमेंट। प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं हम लोग, इसीलिए मैं कह रहा हूं जिसको प्रॉब्लम हो रही है इस लेक्चर में, मेरा प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। सो 2QL इज व्हाट, PE साइन थीटा, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, P इज इक्वल टू 2QL। नाउ टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना आया, PE साइन थीटा, ये तो मैग्नीट्यूड है। व्हाट अबाउट द वेक्टर फॉर्म, वी हैव टू कैलकुलेट द वेक्टर फॉर्म। व्हाई, बिकॉज द टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क इज व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये कैसा वेक्टर है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्योंकि यहां पर एंगल क्या है, साइन। अगर कॉस होता तो डॉट प्रोडक्ट होता। ये हम पढ़ क्या है क्लास 11th में। ठीक है, नाउ दिस इज द वेक्टर फॉर्म, और ये याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। ये वेक्टर फॉर्म है और ये टॉर्क का क्या है, मैग्नीट्यूड। अब हम 3 स्पेशल केसेस पढ़ेंगे इसी के अंदर। वो स्पेशल केसेस क्या है जरा सा देख लीजिए, बोर मत होइए बिल्कुल भी। ठीक है स्टूडेंट, जिसको भी जो प्रॉब्लम हो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख दें, मैं बता दूंगा उसको। ठीक है, नाउ वी गो फॉर द स्पेशल केसेस। देखिए होता क्या है ना, बच्चे बार बार उसी चीज़ को देखते हैं जो यूट्यूब में लेक्चर्स, जिनके फॉलोअर, जिनके सब्सक्राइबर ज़्यादा आ रहे, नई चीज़ भी ट्राई करो ना। शायद लॉकडाउन चल रहा है, ऑफलाइन टीचर्स बहुत सारे बैठे थे, ऑफलाइन टीचर्स ऑनलाइन में आ गए, शायद वो अच्छा मैटर दे सकें आपको जो ऑनलाइन पढ़ा रहे थे बहुत सालों से। तो देखो भाई देखो, स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में नंबर 1, पहली फॉर्मूला जो हमारा क्या होता है, PE साइन थीटा। अगर हम लोग थीटा इक्वल टू 0 कर दें, इट मीन्स इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि ये जो डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द डाइपोल, इसका मतलब ये है कि डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। इट मीन्स एंगल क्या है, 0 है, थीटा इज इक्वल टू 0। अगर थीटा 0 है तो टॉर्क कितना होगा मेरे बच्चों, टॉर्क हमारा होगा 0। बोलो पकड़ में आया, हाँ जी, टॉर्क हमारा 0 होगा, क्योंकि साइन 0 कितना होता है, 0।
कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं साइन 90 कॉस 90, पता नहीं क्या क्या होता है, कंफ्यूजन जरूरत ही नहीं ना, साइन 0 की वैल्यू 0 होती। नाउ नेक्स्ट स्पेशल केस, अगर टॉर्क पीई साइन थीटा है और अगर हम थीटा की वैल्यू 90 ले लें, इसका मतलब ये है कि डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो अगर थीटा 90 है तो टॉर्क हमारा कितना होगा, पीई होगा मेरे बच्चों, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, याद रखिएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस पे तो क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला केस है टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। अगर मैं थीटा को 180 ले लूं, इट मींस डाइपोल जो है वो हाफ रोटेशन कंप्लीट कर दिया, मतलब पहले 0 डायरेक्शन में, कैप को देखिएगा, कैप को, ये 0, फिर उसके बाद 90, फिर उसके बाद 180। फिर से मैं दिखा रहा हूं आपको, देखिए ये जो कैप है ये पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में था, अब ये घूम करके कहां आ गया, 90 डिग्री पर आ गया, कैप को देखिए, फिर उसके बाद ये घूम करके कहां आ गया, 180। तो स्टार्ट हुआ था यहां से और घूम करके यहां पर आ गया, इट मींस 180 डिग्री, ठीक है। अगर थीटा 180 डिग्री है तो अगेन टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब थोड़ा सा वॉच करिए, वॉच करिए, क्या थर्ड कंडीशन में भी टॉर्क 0 है और फर्स्ट कंडीशन में भी टॉर्क 0 है, इन दोनों टॉर्क में क्या डिफरेंस है, दोनों ही कंडीशन में टॉर्क 0 है। तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, पहली जो कंडीशन है ये स्टेबल है, क्या स्टेबल है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए इक्विलिब्रियम 2 टाइप के होते हैं, मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। इक्विलिब्रियम जो होता है वो हमारा 2 टाइप का होता है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो कौन सा स्टेबल, कौन सा अनस्टेबल और कौन सा अनस्टेबल, तो ये जो टॉर्क 0 वाली कंडीशन है, थीटा इज इक्वल टू 0, ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम, और थीटा इज इक्वल टू 180 पर जो है वो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब कहोगे सर ये क्या है ये स्टेबल अनस्टेबल, तो देखिए एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए ये एक बॉडी है, इस बॉडी पर मैं फोर्स लगा दूं, हल्का सा फोर्स लगाऊंगा, देखिए गिर गया, ठीक है। क्या ये जो बॉडी है दोबारा स्टेबल कंडीशन पर लौट के आई, नहीं आई। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम हुआ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि जब भी मैं इस पे फोर्स लगाता हूं, पहले तो स्टेबल था, देखिए इक्विलिब्रियम अभी भी है, इक्विलिब्रियम कंडीशन अभी भी है, नेट फोर्स 0 है, तभी तो ये रुका हुआ है, लेकिन जैसे मैं फोर्स लगाता हूं एक्सटर्नल फोर्स तो ये गिर जाता है। इट मींस इक्विलिब्रियम पर है लेकिन अनस्टेबल है, क्योंकि ये दोबारा लौट करके अपनी ओरिजिनल कंडीशन पर लौट के नहीं आता है। इसी तरह से अगर मैं ये देखो पेंडुलम टाइप लेता हूं, मैं इसको यहां से फोर्स लगा करके छोड़ देता हूं तो वापस अपनी कंडीशन पर लौट करके आ गया कि नहीं आ गया, तो इक्विलिब्रियम पे आ गया, मतलब इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे तो फिर से ये इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव कर लेता है। इट मींस ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये वाला जो इक्विलिब्रियम कहलाएगा इसको बोलेंगे हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम। बच्चों ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये वाला जो है ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बिल्कुल पूछा जाता है, मैं बताऊंगा किस तरह से पूछेंगे। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में 0 to 180 एंगल, 0 to 180, बस ध्यान देखना है कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है। तो 3 कंडीशंस, 3 केसेस मैंने आपको इसमें डिफाइन कर दिए। अब आखिरी टॉपिक आज के लेक्चर का क्या है, वर्क डन इन डाइपोल। देखिए डाइपोल तो घूमा ना, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको प्लेस किया और ये इस तरह से रोटेट कर गया। देखिए मैं बताता हूं आपको किस तरह से, मैं रफ कर रहा हूं उसको। देखिए बहुत ही अच्छा है, वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, कह सकते हैं डाइपोल का लास्ट टॉपिक है ये, वर्क डन इन डाइपोल। वर्क डन इन डाइपोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लीजिए, देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड E, इंटेंसिटी E है, इस पर एक डाइपोल है ये देखिए डाइपोल, -q और ये +q, एंगल थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल थीटा, घूमा ना ये थोड़ा सा, तो इसने वर्क किया। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बेसिक में जाइए, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहां पर लीनियर मोशन नहीं हो रहा है, यहां पर रोटेशनल मोशन हो रहा है।
तो हमें जो वर्क डन चाहिए वो रोटेशनल मोशन के टर्म्स में चाहिए। ध्यान दीजिए फिर से मैं क्या कह रहा हूं कि यहां जो मोशन हो रहा है डाइपोल का वो रोटेशनल मोशन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर जो वर्क डन लगेगा वो किसके रिस्पेक्ट में लगेगा? रोटेशनल मोशन के। और रोटेशनल मोशन के टर्म्स में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है हम सब जानते हैं, 11th क्लास में पढ़ा है, टाउ इंटू थीटा। टाउ इज व्हाट? टॉर्क, एंड थीटा इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क लगा तभी तो घूमा ना, और वर्क डन हुआ हमारा। ठीक है, अब देखिए इसी फॉर्मूले को यूज करके हम लोग वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? देयर इज अ वेरी स्मॉल वर्क डन फॉर द वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। डी थीटा इज द वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। सो डी डब्ल्यू इज अ वेरी स्मॉल वर्क डन। नाउ फॉर द कंप्लीट वर्क डन, फॉर कंप्लीट वर्क डन क्या करना पड़ेगा हमको? इंटीग्रेशन। कंप्लीट वर्क डन, फॉर कंप्लीट वर्क डन के लिए हमें सारे डी डब्ल्यू को आपस में क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए इंटीग्रेशन कर दीजिए। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टाउ इंटू डी थीटा। ठीक है, सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ की वैल्यू कितनी अभी भी कैलकुलेट किया, पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। हम लोग ये मान लेते हैं हमने थीटा 1 से इसको रोटेट करना स्टार्ट किया था और थीटा 2 तक इसको हम रोटेट करके ले गए। मतलब जब हमने इसको रोटेशन का स्टार्ट किया था तो एंगल कितना था? थीटा 1, और रोटेट करके कितने एंगल पर ले गए? थीटा 2 पर। तो लिमिट क्या होगी इसकी? थीटा 1 से लेके थीटा 2। तो हम लिमिट भी पुट कर देते हैं थीटा 1 से थीटा 2। नाउ द फाइनल पॉइंट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कितना? डब्ल्यू। नाउ पी ई इज द कॉन्स्टेंट, सो टेक आउट ऑफ द इंटीग्रेशन। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। इसकी लिमिट्स क्या हैं? थीटा 1 से थीटा 2। इसको माइनस को बाहर ले लीजिए, माइनस पी ई। तो लिमिट क्या होगी? कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो देखिए अब आप चाहें माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करके वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द वर्क डन। मतलब हमको इतना वर्क करना पड़ता है जब किसी डाइपोल को हम क्या करते हैं? रोटेट करते हैं, या डाइपोल जब रोटेट होता है तो इतना वर्क डन होता है। आप डिफरेंट कंडीशन भी दे सकते हो। मान लीजिए आपको एंगल दिया गया 0 टू 90, 0 टू 180, ऐसा क्वेश्चन में बोल दिया गया कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम 0 टू 180, या बोल दिया गया कैलकुलेट द वर्क डन फ्रॉम 0 टू 90। तो थीटा 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 0। मान लो मैंने बोला कि कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम 0 टू 180। तो थीटा 1 की वैल्यू आप 0 रखोगे और थीटा 2 की वैल्यू 180। मान लो ये क्वेश्चन बोला गया। सेकंड में बोला गया अगर थीटा 1 0 है, थीटा 2 90 है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस फॉर्मूले में थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यूज को पुट करते जाइए और वर्क डन आप निकालते जाइए। सो दिस इज द वर्क डन व्हेन द डाइपोल इज रोटेटेड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। कोशिश ये किया करिए कि आप लोग खुद से न्यूमेरिकल लगाएं एनसीईआरटी के। तो मैं आपको एनसीईआरटी के ही न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।